वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार मैं लेके आई हूं टर्म 2 का आखिरी चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो पहले हम वेरी शॉर्ट पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट पढ़ेंगे, फिर लॉन्ग पढ़ेंगे। तो जितने भी फ्रीक्वेंटली आज सीरीज का जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं वो हो जाएगी पूरी की पूरी खत्म। ठीक है, तो क्या करोगे मैम? कुछ नहीं करोगे, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, बुक उठाओ और स्टार्ट करो मेरे साथ। कहाँ पे? इसी चैनल में जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का पूरा फ्री, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बस बहुत जल्दी पेपर आने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वही पैटर्न रखेंगे क्या मैम? हम कीवर्ड्स को करेंगे अंडरलाइन और उसके बाद 5 सेकेंड्स लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आता है सब बोलोगे और फिर बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ मेजर वर्टिब्रेट टैक्सा। अब याद करो, तुम्हारी बुक में ऐसे पाई चार्ट 3 बने हुए हैं। एक बना हुआ है इनवर्टिब्रेट्स का, एक बना हुआ है पूरे प्लांट किंगडम का। ये अलग बात है कि तुम्हारी बुक में प्लांट में भी फंजाई को इंक्लूड कर लिया है, जो टेक्निकली गलत है, बट ठीक है, अब एनसीईआरटी ने किया, हमको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा है तुम्हारे सिर्फ एनिमल किंगडम का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? वो तीसरा वाला पाई चार्ट दिया हुआ है जो शो क्या कर रहा है? सिर्फ एनिमल किंगडम शो कर रहा है। तो देखो जरा पे, जब हमने पढ़ा था तो याद करो, हमने बताया था कि सबसे ज्यादा जो नंबर है वो किसका है? फिशेस का है। ठीक है, तो फिशेस तो दिया हुआ है, फिर बचा बर्ड्स भी दिया और रेप्टाइल भी बचा हुआ है। ए और बी अभी भी खाली है, तो समझो बात को कि ये किंगडम एनिमेलिया का तो है, पर हायर वर्टिब्रेट्स के बारे में बात किया गया है, जिसमें कौन कौन आता है? फिशेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल। तो उन 5 में से ऑलरेडी 3 लेबलिंग दी हुई है। ए और बी को बोला है लेबल करने के लिए। अब ये एज इट इज तुमको बुक का याद करके जाना है, अपने मन से कुछ लिख के आ नहीं सकते, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम में एज इट इज उठाया हुआ है। मैंने पहले भी बताया है, एनसीईआरटी के डायग्राम जो टफ है, जो ड्रॉ करने में मुश्किल है, वो क्या करेंगे? उसकी लेबलिंग गायब कर देंगे, ए बी सी डी लेबल करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। और जो इजी है वो तो डायग्राम आएंगे ही। तो बोलोगे मैम फिर ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये जनरली तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, तो ये केस स्टडी बेस्ड या सेक्शन बी के क्वेश्चंस जाएंगे। अब ये अकेला इंडिविजुअल आ सकता है, क्योंकि आजकल पूरा ही सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर लिया है। तो ये इनफैक्ट सेक्शन ए में भी दिख जाएगा तुमको। कैसे? सेक्शन ए 2 मार्क्स का रहता है, तो ए का सही आंसर लिखोगे तो 1 मार्क, बी का आंसर सही लिखोगे तो 1 मार्क। पर इतना इजी करता नहीं है पेपर, तो इतना तो क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में, साथ में इसी का सब पार्ट भी बन के रहेगा। तो सिर्फ इसी का 1 मार्क वो कैलकुलेट करके मार्किंग स्कीम में देगा। तो आधा मार्क जाएगा ए के लिए, आधा मार्क जाएगा बी के लिए, और उसका सब पार्ट कुछ दूसरा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना मैम? कुछ नहीं, जो डायग्राम से एनसीईआरटी के वो बहुत थॉरो होने चाहिए। स्पेसिफिकली ऐसे डायग्राम जो डायग्राम बनाने में थोड़ा मुश्किल है, पर लेबलिंग याद करनी है। तो देखो आंसर देखते हैं। तो ए क्या है? ए रिप्रेजेंट करता है क्या? तुम्हारा मैमल्स। 2 ही बच गए थे मैम, मैमल बच गया था और कौन सा बच गया था? तुम्हारा एम्फीबिया। तो ए आएगा तुम्हारा क्या? मैमल्स, और बी क्या आएगा? एम्फीबिया। अब याद कैसे रखोगे? देखो, बी वाला एम्फीबिया, बिया बी ऐसे करके याद रखना है। या तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि सबसे ज्यादा क्या है अर्थ, अगर वाटर और पानी के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा क्या है मैम? पानी। तो पानी में कौन रहता है? मछलियां, तो सबसे ज्यादा मछलियां। चलो ये याद हो गया। उसके बाद क्या आता है? MBRA। तो MBA तो सुना है ना, MBA करते हो, तो MBA है, पर बीच में एक नया आ गया है, वो है R। तो ये याद करने का तरीका है कि पाई चार्ट में सबसे पहले सबसे जो आधा वाला पोर्शन है वो किसने कैप्चर करके रखा है? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी है, पानी में होती मछलियां, तो मछलियों ने कैप्चर करके रखा है, और मछलियों ने किया क्या? MBA। ठीक है, तो M क्या है तुम्हारा? अब इस साइड से सीक्वेंस क्या होगा? M है तुम्हारा मैमल, A क्या है तुम्हारा? बर्ड्स। अब MBA होता है, पर यहाँ पे नई डिग्री है, MBRA किया है। ठीक है, तो R क्या है? रेप्टिलिया, और ए क्या है वापस? तुम्हारा एम्फीबिया। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ट्रिक लिख लो, जिंगल लिख लो, क्या कि जो फिशेज है पाई चार्ट में, जो हायर वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट याद करने का तरीका क्या है? क्योंकि बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे ना, याद नहीं आएगा कि ऊपर मैमल लिखना है कि नीचे एम्फीबियन, कि नीचे एम्फीबियन कि ऊपर एम्फीबियन लिखना है और नीचे मैमल। तो क्या है जिंगल? तुम्हारी फिशेस ने किया MBA होता है MBRA। ठीक है, नई डिग्री है, अपन ने नई डिग्री बनाई है। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2,
हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, याद करो ये किसका पार्ट है, इवल क्वाड्रेंट का पार्ट है। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाता है, कुछ नहीं मैम, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो जितने भी हैबिटेट का लॉस हो जाएगा, वहां की फ्लोरा फौना का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हैव कॉज सीवियर डैमेज टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेम इट। अब वो पूछ रहे हैं बताओ पर्टिकुलरली कौन सी इकोसिस्टम में ये सबसे ज्यादा डैमेज कॉज किया है। तो अगर याद करो, देखो अब तुम बोलोगे मैम इकोसिस्टम मतलब याद नहीं आ रहा, देखो अलग अलग तुमने इकोसिस्टम पढ़े हुए हैं, जैसे आर्कटिक या परमाफ्रॉस्ट रीजन के पास जो इकोसिस्टम रहता है वो जो कोल्ड में मिलता है, तो वैसे ही वहाँ वेजिटेशन कम है। दूसरा आता है एरिड और ड्राई वाला एरिया, जैसे जिसमें डेजर्ट्स आते हैं, तो उसमें भी वैसे भी जो वेजिटेशन है वो कम होता है। उसके बाद वेजिटेशन कहाँ आता है, ग्रासलैंड्स में। तो ग्रासलैंड्स में मेजर तो घास ही चलती है, फिर बीच बीच में एक आध दो पौधे, पेड़ पौधे, मतलब पौधे नहीं, बड़े बड़े पेड़ मिल गए तो वो अलग बात रही। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज किसको होगा कि बड़ा का बड़ा जंगल है और बीच का हमने कोई पोर्शन काट दिया है, मतलब जो घना जंगल हो। घना जंगल मतलब क्या, रेन फॉरेस्ट, जो पूरे टाइम जिनको रेन मिलता रहता है, रेनफॉल होती रहती है, और वहां पे फ्लोरा फौना की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। एक पेड़ पे ही कितनी सारी हजारों स्पीशीज रहती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट, माइक्रोबाया तो है, फंजाई, एल्गे, प्लांटे के छोटे छोटे और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब मिलता है वहाँ पे, और फिर इंसेक्टा रहता है, स्नेक्स की वैरायटी रहती है, बर्ड्स रहती है, हो सकता है कोई स्मॉल मैमल्स भी मिलते हों। ठीक है, तो वापस इसमें हम कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस हुआ है, कौन सी कैटेगरी वाले को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। तो चलो आंसर देखते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हैव कॉज्ड सीवियर डैमेज टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इन्होंने सिर्फ नेम इट बोला है, अगर उन्होंने बोला इसी का पोर्शन अगला ऐड करते कि गिव वन एग्जाम्पल, तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल मेंशन है, वन शॉट में मैंने पढ़ाया भी था। कौन सा, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसका कुछ पोर्शन क्या कर दिया था, चॉप कर दिया था। क्या, क्यों, क्योंकि वहां पे सोयाबीन की खेती करनी थी। तुम चाहो तो ये दो लाइन और ऐड कर सकते हो, क्या, फॉर एग्जाम्पल अमेजन रेन फॉरेस्ट was fragmented due to cultivation of, किसका कल्टीवेशन, सोयाबीन का। तो ये एज इट इज लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो हम वही यूज कर सकते हैं। वापस बायो में क्या, बायो में जहां डायग्राम पूछा हो या ना पूछा हो हम डायग्राम बना के आएंगे। सिमिलरली एग्जाम्पल पूछा हो या ना पूछा हो हम एग्जाम्पल लिख के आएंगे। क्यों, हो सकता है बहुत बार मार्किंग स्कीम में एग्जाम्पल के साथ उन्होंने उसको 1 मार्क दे के रखा हो। अब सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया 2 मार्क में, तो सिर्फ इतना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिखने का 1 मार्क है, और हो सकता है उनके आंसर स्कीम या जो मार्किंग स्कीम रहती है उसमें एग्जाम्पल का 1 मार्क हो। अब यहाँ पे तुम क्या कैलकुलेट करके आओगे, मिल गए 2 मार्क्स, पर वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है अपने नोट्स में, और हर जगह एग्जाम्पल और डायग्राम जहां जहां नेसेसरी है वहां वहां बना के आना है। ठीक है, पैरा नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैनग्रूव। वो पूछ रहे हैं बताओ मैनग्रूव किस टाइप की लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूरा शो कर रहा है। गिव अनदर एग्जाम्पल फॉलोइंग इन द सेम लेवल, सेम लेवल का बताओ कि कौन सा, मतलब कोई दूसरा एक और एग्जाम्पल दिखाओ। तो देखो आंसर, द मैनग्रूव्स, मैनग्रूव्स मतलब क्या, जहां पे क्या रहता है, मार्शी एरिया, दलदल वाला एरिया। याद करो जैसे सुंदरबन डेल्टा है जो हमारा वेस्ट बंगाल के पास, जहाँ पे सारी नदियां जाके समुद्र में मर्ज हो रही है, वहां क्या हो रहा है, कैसा है, एस्चुरीज टाइप का माहौल बन रहा है, फ्रेश वाटर भी है और क्या है तुम्हारा सॉल्ट वाटर भी है। तो वहां पे क्या दलदल वाली सिचुएशन आ गई, तो वहां कौन से प्लांट्स उगते हैं, मैनग्रोव्स, जिसमें क्या स्पेशलिटी रहती है, ये 11th का पूछ रही हूं मैं पोर्शन, जो तुमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, निमेटोफोर्स, ब्रीदिंग रूट्स जिसको बोलते हैं, याद आया, जैसे एग्जांपल क्या हुआ, सुंदरबन डेल्टा। तो इसी का पूछा है वो कौन से कैटेगरी में आता है। तो देखो द मैनग्रोव्स रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी एट इकोलॉजिकल लेवल। अब देखो अलग अलग लेवल तुमने पढ़े हुए हैं, एक पढ़ा हुआ है एकदम उसी जगह पे स्पीशीज लेवल पे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो तुमने 3 टाइप की डाइवर्सिटी पढ़ी अगर याद होगा तो वो उसी 3 में से कोई एक डाइवर्सिटी का रीजन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम बोलोगे मैम अजीब सा नहीं है, अजीब सा नहीं है, बिल्कुल सही है, पर ये वाला सिंपल सा पॉइंट तुम मिस कर जाओगे और मार्क्स इसमें चले जाएंगे। तुमने 3 टाइप की डाइवर्सिटी पढ़ी, एक पढ़ी जेनेटिक लेवल पे, तो उसको बोलते थे जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरे हम पढ़ते थे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरी हम पढ़ते थे स्पीशीज लेवल पे। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी और तीसरी पढ़ते थे इकोलॉजिकल लेवल पे या इकोसिस्टम लेवल पे। तो ये कौन से वाले कैटेगरी में आ रही है? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो दे रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या है, जैसे डेजर्ट हो गए, उसके बाद टुंड्राज हो गए, रेन फॉरेस्ट हो गए, कोरल रीफ्स हो गई। आई बात समझ में? तो वापस क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा है, पर तुम लोग को लगेगा क्वेश्चन में पूछ ही क्या रहे हैं मैम, समझ में नहीं आई, और कुछ भी लिख के आ जाओगे और ये सिंपल सा क्वेश्चन गलत होके आ जाएगा। क्या पूछ रहे हैं वो? बताओ कौन से लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। तो जैसे ही लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी तुम पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 3 लेवल की बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ी हुई है। पहली कौन सी? जेनेटिक लेवल की, दूसरी कौन सी? स्पीशीज लेवल की, और तीसरी कौन सी? हम इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो मैनग्रोव्स कौन सी कैटेगरी में आता है? आखिरी वाली कैटेगरी में। फिर बोलोगे मैम स्पीशीज वाली बायोडाइवर्सिटी कैसे होगी? अगर यही क्वेश्चन वो फ्रेम आउट करके देते कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पिजन की 4-5 वैरायटी मिल रही है, तो बताओ ये कौन सी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई? तो वहां आंसर आएगा तुम्हारा स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि है तो पिजन ही, अब उसी की सब स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज मिल रही है, ठीक है। सिमिलरली आप बोलोगे मैम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कैसे? तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी तुम्हारी स्पीशीज में भी फिट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली कुछ वेरिएशन है, इसलिए स्पीशीज में तुमको वेरिएशन दिख रहा है। अब वो बोलेंगे एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन आया, वो दूसरे में चेंज हो गई, बताओ कौन सी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये फॉल करता है? तो आएगा तुम्हारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। What trend is observed in respect to species diversity when we move from equator to pole? वो पूछ रहे बताओ क्या ट्रेंड तुम ऑब्जर्व कर रहे हो जब तुम कहां से जा रहे हो? स्पीशीज डाइवर्सिटी देख रहे हो। स्पीशीज मतलब वेराइटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है। अब याद करो हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा स्पीशीज का वेरिएशन या वेराइटी कहाँ मिलता है तुमको? इक्वेटर पे। और सबसे कम कहाँ होता है? पोलार या ठंडे रीजन में, परमाफ्रॉस्ट रीजन पे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे बताओ किस टाइप का ट्रेंड मिलेगा। ट्रेंड क्या होता है? तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ट्रेंड डिक्रीज इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज डिक्रीज। तो ट्रेंड मतलब या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा या तो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो वो पूछ रहे बताओ क्या ट्रेंड तुमने देखा है जब कहां मूव कर रहे हो तुम? इक्वेटर से पोल में मूव कर रहे हो। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या ट्रेंड दिख रहा है? तो अभी तो बोला मैम जब सबसे ज्यादा कहां स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती है? इक्वेटर पे। सबसे कम कहां मिलती है? पोलर एरिया पे, परमाफ्रॉस्ट रीजन में, ठीक है। क्यों? याद करो हमने पिछले चैप्टर में इसका आंसर पढ़ा हुआ था। एलन रूल के पहले एक लाइन पढ़ी थी कि सबसे कम तुमको वेरिएशन, वैरायटी और छोटे एनिमल सबसे कम कहां मिलेंगे? ठंडे एरिया में। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। तो बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा हीट लॉस, बहुत ज्यादा हीट लॉस तो बहुत ज्यादा एनर्जी उनको कंज्यूम भी करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है, जो अवेलेबल ही नहीं होती ठंडे एरिया में। इसीलिए छोटे एनिमल्स तुमको क्या नहीं मिलते? ठंडे एरिया में। याद आया? तो इसका रीजन वो है कि अगर तुम पूछोगे बताओ क्यों ठंडे एरिया में ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं मिलती, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि बहुत सारे एनिमल कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं? सबसे पहले कॉन्फॉर्मर। देखो दूसरे चैप्टर से तुम इसका रीजन दे सकते हो। फिर दूसरी चीज है छोटे एनिमल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि क्या है? उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है? ज्यादा है। याद रहेगा। पर ये यहाँ पूछा है क्या? नहीं, ये पूछा है बताओ क्या ट्रेंड है जब तुम इक्वेटर टू पोल जाते हो। तो अब भी हमने बोला क्या हो जाता है? स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो जाती है, ठीक है। आंसर देखते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल जनरली द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। याद रहेगा। और सिमिलरली इसका उल्टा पूछ लिया कि बताओ पोल टू इक्वेटर आ रहे हो तो क्या बोलोगे? मैम इंक्रीजेस। बताओ रीजन क्यों? देखो उसका रीजन ये है, इसका रीजन अलग है। अच्छा, एक और 3 रीजन में से एक रीजन जो मैंने नहीं बोला वो एक और है कि पोल पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है? टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है। बोलोगे चेंज होता रहता है मैम कैसे? इक्वेटर में पूरे टाइम कांस्टेंट सनलाइट मिलती जा रही, तो वहां ज्यादा क्लाइमेट का चेंजेस नहीं है। पूरे टाइम में गर्मी है, पूरे टाइम में रेनफॉल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि वही ज्यादा गर्मी पड़ी तो इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन। पर पोलर एरिया में क्या हुआ? सपोज करो 6 महीने के लिए धूप है, 6 महीने के लिए धूप नहीं है। तो जब धूप थी तो उस कंडीशन में ग्लोबल वार्मिंग का भी इंपैक्ट वहीं पोलर एरिया में ज्यादा पड़ता है। तो क्या हुआ? एक पर्टिकुलर आइसबर्ग क्या हो गया? गिर गया। तो गिर गया तो क्या हुआ? उस पर्टिकुलर एरिया का हैबिटेट लॉस हो गया क्योंकि डिस्टर्ब हो गया ना। तो इसलिए वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा नहीं मिलती। तो नहीं मिलने के भी 3 रीजन है, याद रखना है। 2 रीजन पुराने वाले चैप्टर से उठाओगे और एक रीजन इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पहले वो लिखो, फिर बाकी का अगर तुमको लगे कि नहीं मैम
मैम लग नहीं रहा स्ट्रॉन्ग आंसर, तो पिछले 2 रीजन उस वाले चैप्टर के लिखोगे। कौन कौन से रीजन है लिख दे रही हूँ कि पोल्स में क्यों नहीं मिलता, वापस पॉइंटर्स में लिख रही हूँ। पहला वाला जो इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, कौन सा, कि पोल्स में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। बोलोगे मैम क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, वहां तो ठंडा ही रहता है, ठंडा ही रहता है पर सनलाइट वेरी करती है, कभी कभी 6 मंथ्स के लिए है, कभी कभी 6 मंथ्स के लिए नहीं है, पर इक्वेटर में कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है। तो पोल में क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या वो इफेक्ट करेगा, स्पीशीज की डाइवर्सिटी। दूसरा, पोल वाले एरिया में स्मॉल एनिमल्स और क्या नहीं मिलेगा, तुमको स्मॉल एनिमल्स भी मिलेंगे और स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। रीजन क्या है, इसको तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले, मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल किंगडम कौन से कैटेगरी में आता है, मेजॉरिटी ऑफ द पूरा एनिमल किंगडम, क्या एनिमल नहीं, पूरा ऑर्गेनिज्म कौन से कैटेगरी में आता है, पूरा का पूरा क्या रहता है, वो कॉन्फॉर्मर। तो इतना अगर कम टेम्परेचर पे जाएंगे तो वैसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बचे बात रेगुलेटर्स की, तो रेगुलेटर में जो छोटे वाले साइज की स्पीशीज रहती है वो क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या रहता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है ज़्यादा, तो उस वजह से उनको उनकी बॉडी हीट भी लॉस होती है, ज़्यादा फूड इनटेक करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी इसी हीट को मेंटेन करने के लिए, और वहाँ पे ठंडे एरिया में वैसे ही वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होता। याद रहोगे, ईजी है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 4 हो चुका है, 5, ठीक है। देखो, नेम द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। वापस वो अलग अलग वेराइटी पे ही जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के नेम पूछ रहे हैं। वापस 3 तरीके की बायोडाइवर्सिटी पढ़ी हमने, जेनेटिक, स्पीशीज और आखिरी कौन सी, इकोसिस्टम वाली, जो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी से रेफर होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, और मैंगो तो एक स्पीशीज है, उसकी सब स्पीशीज के बारे में बात करें, वो वेराइटीज मिल रही है। वापस वैरायटी किस वजह से मिल रही है, उनके अंदर जेनेटिक चेंज होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तुम चाहो तो ये तो सही है, साथ में तुम कॉमा करके लिख सकते हो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी सही है, पर ज्यादा करेक्ट क्या है तुम्हारा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो वापस सेफर साइड में चलना है तो दोनों लिख के आओ, जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। अगला वाला पोर्शन देखो, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रेस्पाइन इन राउवोल्फिया वोमेंटिना ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ हिमालय। अब वो पूछ रहा है, बताओ एक ही पौधा है, पौधे के अंदर अलग अलग कंसेंट्रेशन मिल रहा है किसी एक पर्टिकुलर केमिकल का जिसका नाम है रेस्पायरिन, ठीक है। तो वापस स्पीशीज एक ही है, बस अंदर हर फ्लावर का प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर केमिकल का क्या है, अलग अलग है। तो ये कहाँ लिखा होगा, वापस हर फ्लावर के डीएनए के अंदर लिखा हुआ कि वो फ्लावर कितना कंटेंट ऑफ वो केमिकल प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए यहाँ आंसर क्या आएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया कि ये जीनस है, ये स्पीशीज है, इसके हर फूल में जो हिमालय के ऊपर ये राउवोल्फिया फूल मिल रहा है, जो वोमेंटिना जो उसकी स्पीशीज है, उस फ्लावर के अंदर हर फ्लावर अलग अलग कंसेंट्रेशन का क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कहाँ लिखा रहता है, हर चीज कहाँ लिखी होती है, डीएनए के अंदर। डीएनए मतलब क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशन। आई बात समझ में, तो ये किसके अंडर आया, जेनेटिक डाइवर्सिटी। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो मैम जेनेटिक डाइवर्सिटी तो समझ में आ गया, पर इन दोनों में से हम क्या लिखेंगे, तो हम दोनों लिख के आएंगे सेफर साइड रहने के लिए। वापस अगर उन्होंने बोला कि सपोज करो गेहूं है, उसकी 2-3 वेराइटीज हैं, ठीक है, तो गेहूं का जीनस सेम चल रहा है, स्पीशीज भी सेम चल रहा है, सब स्पीशीज चेंज हो रहा है, इसलिए तुम स्पीशीज डाइवर्सिटी लिख के आओगे। और स्पीशीज डाइवर्सिटी अल्टीमेटली किसकी वजह से है, क्योंकि वो जीन अंदर चेंज हो गया है, इसलिए तुम क्या लिख के आओगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी, ठीक है। बट वापस सेफर साइड रहना, इसलिए पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी लिख के आओ, फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी लिख के आओ। बट अगर वो पर्टिकुलरली एक ही प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं अलग अलग प्लांट या फ्लावर्स लगे हुए हैं, हर फ्लावर अलग अलग पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वापस अंदर का चीज तो सेम लिखा हुआ है, पर एक्सप्रेस अलग अलग तरीके से हो रहा है, मतलब फिनोटाइप अलग दिख रहा है, जीनोटाइप में हल्का सा चेंज होगा, म्यूटेशन होगा। तो ये कहाँ आएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी में। याद रहेगा, इजी है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सारे ह्यूमंस का डीएनए ऑलमोस्ट सेम है, 99.9% सेम है, नहीं पता, लिख लो। हम सारे के सारे, तुम, मैं, मेरा पड़ोस वाला, उसके बाद न्यूज़पेपर वाला भैया, सब कुछ, कोई भी जो बैठा हो, सारा का सारा डीएनए हर ह्यूमन का कितना सेम है, 99.9%। उस 0.1% में सब कुछ चेंज हो जाता है। अब वो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है, मतलब वो कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो कहाँ चेंज हुआ है, उसी जेनेटिक डाइवर्सिटी में, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
Which region is considered the one with the highest biodiversity in earth? अब सबसे पहले रीजन पूछ रहे हैं, जोन नहीं पूछ रहे। तो रीजन अगर जोन पूछे तो बीच वाला ट्रॉपिक जोन, उसी में भी स्पेसिफिकली पूछ रहे तो भैया एक फॉरेस्ट है जिसको क्या बोलते हैं, लंग ऑफ द अर्थ, और क्या नाम है उसका, अमेजन रेन फॉरेस्ट। याद करो, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा था कि जिस ऐसा रीजन बताओ, मतलब ऐसा हैबिटेट बताओ जिसमें फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो कहाँ होता है, रेन फॉरेस्ट में। उसमें एग्जाम्पल भी मैंने लिखवाया था कि तुम आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिख सकते हो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट चॉप डाउन हुआ था, क्यों, सोयाबीन की खेती के लिए। याद आया? फिर से वो क्या पूछ रहे, बताओ कौन सा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा तुम्हें क्या मिल रहा है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ में मिल रहा है। तो पूरा का पूरा ट्रॉपिक तो रीजन है ही, उसमें से मैं पूछ रही पर्टिकुलर एक जगह बताओ, तो क्या आंसर है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। व्हाट इज द नेम गिवन टू सच रीजन्स फॉरेस्ट। चलो आंसर देखते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड द रीजन विद द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ, और उसका नाम क्या है, अभी तो बोला, लंग ऑफ द अर्थ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट या लंग्स ऑफ द अर्थ। याद रहेगा, क्लियर है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7, Why is ट्रॉपिकल एनवायरमेंट, ट्रॉपिकल मतलब जो रीजन कहाँ आता है, जो इक्वेटर के पास वाला रीजन, ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के जो इन दोनों जोन्स या इन दोनों जो ट्रॉपिक्स है इनके बीच में जो एरिया मिलता है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैम? क्योंकि ये वो एरिया है जो पूरे टाइम सनलाइट उसको रिसीव होता रहता है, इसलिए यहाँ पे क्लाइमेट का कंडीशन ज्यादा चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे वेराइटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Why is tropical environment able to support greater species diversity? अभी तो बोला, चलो आंसर देखते हैं। Tropical latitude have remained undisturbed for million of years and had a long evolutionary time for species diversification. Thus it support greater species diversity. तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इतना सा जो लाइन है, भले इतनी सी लाइन है, आधे से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ के जाते, पता नहीं क्या इंटरेस्ट नहीं आता, नहीं पढ़ के जाएंगे। आखिरी के 2 चैप्टर तुम लोग बहुत लाइटली लेते हो, और उसमें है तुम्हारे अराउंड 5 to 10 मार्क्स रखे हुए हैं उन 2 चैप्टर में, आखिरी के 2 चैप्टर में। तो भूलना नहीं है, मिस आउट नहीं करना है। तो वापस बताओ, रीजन की ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिक्स वाले एरिया में या इक्वेटर के पास क्यों सबसे ज्यादा मिल रही है? क्योंकि सबसे पहले वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है वहां क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं हुए। दूसरा, वहां पे क्या है, पूरा का पूरा कैसा रहा है, अनडिस्टर्ब रहा है, सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। इसलिए वहां पे चेंजेस आना, म्यूटेशन आना, म्यूटेशन रिजल्ट इनटू जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन लेड टू स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो वहां पे क्या हुआ, तुम्हें स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन का बहुत टाइम मिल गया, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है। रही बात, याद रहेगा, इजी है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वापस तोड़ के पढ़ेंगे। अब जैसे तुमको ग्राफ दिख रहा होगा, मतलब याद आ रहा होगा, तो बताओ जल्दी से, तुमने जब ये ग्राफ देखा, ये ग्राफ किसके बारे में? मैम एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप के बारे में। क्या बोला था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में? कि जैसे जैसे तुम्हारा एरिया एक्सप्लोर होता जाएगा, स्पीशीज में डाइवर्सिटी ज्यादा आती जाएगी। पर क्या ये हमेशा के लिए करेक्ट है? नहीं मैम, क्योंकि बुक में उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखा है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो बोल रहे हो, स्ट्रेट लाइन है, स्टीपर लाइन है, क्या दिखाता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा तुम्हारे स्पीशीज में वैरायटी क्या आती जाएगी। बट एक्चुअल में ये होता है क्या, फॉलो नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये जो कर्व ग्राफ है वो शो करता है तुमको ओरिजिनल वाली सिचुएशन जो होती है। जैसे पिछले वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा था, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है, एक बोलते थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और एक बोलते थे लॉजिस्टिक ग्रोथ है। तो एक्चुअली हमको पता है कि रियलिस्टिक वाला ग्राफ कौन सा है, लॉजिस्टिक वाला, है ना। सिमिलरली अगर इसी ग्राफ में मैं बात करूं कि मैं पूछूं, अच्छा बताओ कौन सा वाला एक्चुअल में होता है, तो ये लाइन वाला क्या है, जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, वो तो रेफरेंस के लिए है, ठीक है। पर एक्चुअल में कौन सा फॉलो होता है, ये वाला। अब इसमें याद करने का क्या है मैम, z की वैल्यू याद करने की है। अगर z की वैल्यू 0.1 से लेके 0.6 के बीच में रही, इसका मतलब क्या है कि तुम क्या कर रहे हो, बड़े एरिया में देख रहे हो। बड़े एरिया में मतलब लार्ज एरिया में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हो। लार्ज एरिया मतलब मैम कैसे, या तो कोई कॉन्टिनेंट स्टडी कर रहे हो या तो कोई कंट्री स्टडी कर रहे हो। अगर ये वैल्यू और ऊपर जाती है तो इसका मतलब क्या, तुम छोटे एरिया में चले जा रहे हो। छोटे एरिया में मैम मतलब कैसे,
मतलब तुम्हारा रेंज कोई एक पर्टिकुलर सिटी तक है या एक पर्टिकुलर एरिया तक है या पर्टिकुलर तुम्हारे हैबिटेट तक ही है। आई बात समझ में, सब याद आ गया। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Ecologists have discovered that the value of Z lies in the range of 0.1 to 2 regardless of taxonomic group और region। तो याद करो, हमने याद किया था कि अगर 0.1 से लेके 0.6 के बीच में वैल्यू रही, मतलब तुम क्या देख रहे हो, लार्ज लेवल पे देख रहे हो। कौन से लेवल पे? कॉन्टिनेंटल या कंट्री लेवल पे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। When will the slope of the line be steeper in a species area relationship? वो पूछ रहे बताओ ये जो स्लोप है स्टीपर कब होगा। बेसिकली जितना भी कुछ डिस्कस किया वही लिखना है। देखते हैं। Regardless of taxonomic group of region, the ecologists have discovered that the value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2. The slope of line is much steeper if one of analysis the species area relationship among very large area such as entire continent। ये वैल्यू कब आएगी? जब तुम एरिया क्या लोगे? बड़ा लोगे। बड़ा लोगे मतलब कब? कॉन्टिनेंटल लेवल पे। याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। इकॉर्निया। ओके, जैसे ही इकॉर्निया वर्ड याद आ रहा होगा, क्रैसपेसी, तो बताओ इकॉर्निया का दूसरा नाम क्या था? मैम वाटर हाइसिकैंथ। ओके, वाटर हाइसिकैंथ का मैंने लोकल नाम तुमको बताया था, क्या बोलते थे उसको? जल कुंभी। देखो जरा, इस टाइप का फूल रहता है। अब बोलोगे मैम ये तो हमारे आसपास के पॉन्ड में भी लगा हुआ। बिल्कुल सही, ये इंडिया के हर पॉन्ड हर तालाब में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? एक एलियन स्पीशीज इन्वेजन है। और एलियन स्पीशीज इन्वेजन कहाँ पढ़ा था तुमने? ईगल क्वाड्रेंट में पढ़ा था। याद करो, ब्रिटिशर्स को ये वाला पौधा बड़ा सुंदर लगता था। ठीक है, वो क्या करके आए? वो लेके आ गए और यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा दिया। अभी ये हालत हो गई कि जब वो उन्होंने ये सब प्रोसेस शुरू की थी तो यहाँ के जो नेटिव या लोकलाइट स्पीशीज थी या इंडिजिनस स्पीशीज थी वो मर गई। क्यों? क्योंकि ये कौन आ गया? कॉम्पिटिटर आ गया। और ये कहाँ से? यहाँ का था क्या? नहीं मैम, बाहर से लाया गया था। तो कैसा हुआ? एलियन स्पीशीज इन्वेजन। जादू वाला नहीं, एलियन वाला। एलियन मतलब दूसरे हैबिटेट का बिलोंग करने वाला कोई स्पीशीज। ठीक, अब तो इसी को ये बहुत सुंदर दिखता है, इसे सुंदरता के कारण ब्रिटिशर्स लेके आए थे इसको। बट एक्चुअली तो ये हमारे इंडिया के जितने भी लेक्स है, उसके बाद वाटर बॉडीज है, ये अच्छा नहीं है। क्यों? धीरे धीरे ये क्या करेगा? जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल है उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्व कर लेगा। रिजल्ट ये होगा कि पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो नीचे जो पानी के नीचे जो एक्वेटिक लाइफ रह रही है वो मर जाएगी। ठीक है, और ये कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल भी है जो वाटर, जो जितनी भी वाटर्स बॉडी का कन्वर्जन कराने में लैंड में। ठीक है, चलो अभी सब याद आ गया। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब पूरा बचा हुआ पार्ट पढ़ते हैं। इकॉर्निया क्रैसपेसी इज एन एलियन हाइड्रोफाइट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। हम पता ही अभी तो बोला पूरा। मेंशन द प्रॉब्लम पोज्ड बाय दिस प्लांट, कि बताओ क्या प्रॉब्लम आई। अभी बोला इंडिजिनस स्पीशीज, नेटिव स्पीशीज क्या हो गई? हैम्पर हो गई है ना, एक्सटेंट होने लगी। देखो, वाटर हाइसिकैंथ इकॉर्निया इंट्रोड्यूस इन इंडिया इज थ्रेटनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन पॉन्ड एंड लेक्स। मैंने बताया था क्या करता है ये? ऑक्सीजन ले लेता है, तो होगा क्या? डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो पानी के नीचे जितने भी स्पीशीज रह रही है जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी क्या करने लगेंगी? मरने लगेंगी ड्यू टू लो ऑक्सीजन। देखो, इट क्लॉग्स द स्टैग्नेंट वाटर बॉडी वेरी फास्ट, thus the native species are endangered। ठीक है, याद रहेगा। तो फटाफट इसके नोट्स बना लो। क्या लिखोगे? इकॉर्निया, दूसरा नाम वाटर हाइसिकैंथ, क्या है ये? डैश करके एलियन स्पीशीज इन्वेजन के अंडर आएगा। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? क्या कर रहा है वो? एग्जिस्टिंग एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम दे रहा है। डैश करके लिखोगे कि क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो एक्वेटिक लाइफ डेंजर में आ गई। दूसरी, लोकलाइट इंडिजिनस या नेटिव स्पीशीज क्या हो गई? एक्सटेंट हो गई, एंडेंजर्ड हो गई। और तीसरा क्या हो रहा है? ये क्लॉग कर रहा है। किसको क्लॉग कर रहा है? स्टेगनेंट वाटर को। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। डिफाइन क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, ये तो भैया बहुत ज्यादा अभी चल रहा है। क्रायो मतलब क्या? ठंडे जगह तुम क्या कर रहे हो? प्रिजर्व कर रहे हो। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं मैम? लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। बहुत सारी मूवीज में ये कंसेप्ट को यूज करते हैं। इनफैक्ट जो स्पर्म बैंक में जो स्पर्म को स्टोर कर रहे हैं, इनफैक्ट जो एग्स को भी स्टोर किया जाता है, इनफैक्ट जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको भी स्टोर करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या करते हैं?
लिक्विड नाइट्रोजन -197 डिग्री सेल्सियस पे एकदम फ्रीज हो जाता है, तो जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है उस सेल की वो फ्रीज हो जाती है। पर जब तुम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से वापस निकालोगे और रूम टेम्परेचर को एक प्रोसेस के थ्रू अंडर प्रोसेस से गुजरते हुए लेके आओगे तो वो सेल जिंदा रहेगा, ठीक है, मतलब पोटेंसी दिखाएगा अपनी, ठीक है। मूव करें आगे। व्हाई इट इज यूजफुल इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। देखो अब वो पूछ रहे बताओ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्यों है। आंसर देखते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन इज प्रिवेंटिंग मटेरियल इन लिक्विड क्रायो प्रिजर्वेशन इज प्रिजर्विंग मटेरियल इन लिक्विड नाइट्रोजन। मैंने बोला है कितने डिग्री सेल्सियस में, कुछ बुक्स में 196 लिखा रहता है, कुछ बुक्स में 197 लिखा रहता है, दोनों लिखोगे दोनों करेक्ट ही जाएंगे, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन इन 196 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूजफुल इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट कैन बी डन टू प्रिजर्व थ्रेटेंड स्पीशीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। याद करो मैंने बताया था जैसे सीड बैंक है, तुमको सीड प्रिजर्व करके रखनी है, या किसी पर्टिकुलर ऐसा प्लांट है जो एक्सटेंट होने वाला है या एंडेंजर्ड कैटेगरी में, तो उसका क्या करो, फ्लावर में जो ओवरी और पोलन है उसको क्या करके रखो, क्रायो प्रिजर्व करके रखो। जैसे तुमने बहुत सारी मूवी जैसे जुरासिक पार्क है उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, एग्स या जो पूरा डायनासोर का है वो तुमने देखा होगा मूवी में, एक ऐसे वायल से निकालते हैं, वायल मतलब सिलेंडर जैसी चीज होती है जिससे निकालते हैं तो ऐसा धुआं निकलता है, तो वो धुआं कुछ और नहीं बल्कि लिक्विड नाइट्रोजन में ये चीज रखी हुई है, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है, क्या है जल्दी बताओ, इसका दूसरा नाम क्या है, लंग ऑफ द प्लैनेट या लंग ऑफ द अर्थ। किस चीज के लिए स्पेशल इसको याद रखना है, सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी यहीं मिलती है, ठीक है। कौन से एरिया में मैम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले ट्रॉपिक जोन में मिलता है, ठीक है। और किस चीज के लिए फेमस है, क्योंकि इसका क्या हुआ था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज अ लंग ऑफ द प्लैनेट। मेंशन एनी वन ह्यूमन एक्टिविटी व्हिच कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दिस रीजन। लो अभी हमने बोला क्या, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो एक तो खुद ही पता है, चलो आंसर देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी कॉजिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर मेनी प्लांट आर कट इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि काट दिए, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कट कर रहे हैं, उसका इकोनॉमिकल पर्पस निकाल रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन कर रहा है, एनर्जी फ्लो मेंटेन कर रहा है। सेकंड पॉइंट, फॉरेस्ट आर कन्वर्टेड टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। याद करो मैंने लिखवाया था, सोयाबीन उगाने के लिए भी एक पर्टिकुलर पोर्शन को काट दिया। उसके बाद दूसरा रीजन क्या है, क्यों काट दिया, क्योंकि कैसे फार्म्स वहां पे लगाने थे, बीफ कैटल वाले मतलब पोल्ट्री फार्म्स, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री वाले फार्म्स वहां पे कल्टीवेट करने थे, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, तुमने नॉर्मल में देखा होगा कि जैसे जिस भी शहर में तुम रह रहे हो, पहले वो शहर का डायमीटर या डायमेंशन कम था, है ना, एरिया कम था, फिर कोने कोने में लोग क्या लेने लगे, फार्म हाउसेज लेने लगे। तो फार्म हाउसेज मतलब क्या, खेती वाली जमीन थी वो पहले, और खेत पहले क्या था, जंगल था। तो अब अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, तुम्हारे शहर के आसपास जो भी जंगल होगा वो जंगल भी हट रहे होंगे, वो बन रहा होगा क्या, खेत। और तुम कोई जो पुराना कभी खेत था वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, फार्म लैंड में, फार्म हाउस जहाँ पे बनते हैं। फिर फार्म हाउस जब और डेवलप होगा तो वो कन्वर्ट करके किस में चला जाएगा, कमर्शियल में, तो वहां पे पूरा कॉलोनी सेट हो जाएगी। आई कुछ कहानी समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, ये इजी था, है ना। तो अब इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, ये सब पार्ट्स में आएंगे, या तो ये सेक्शन ए में जाएगा या तो सीधा का सीधा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जाएगा। बट केस स्टडी में इसका चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि केस स्टडी इन चैप्टर से नहीं लेते। जनरली केस स्टडी जो आएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 8, 10, 11, 12 वहीं से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उठता है, एक ही तो क्वेश्चन बनाना है उनको, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द अनलेबल्ड एरिया ए एंड बी ऑफ द पाई चार्ट। देखो जरा वापस अनलेबल्ड है, तो हमने कुछ थोड़ी देर पहले जिंगल पढ़ी थी, मैंने बोला था ये वाला इस चैप्टर के जो जितने भी पाई चार्ट है तुम्हारे बुक में 3 पाई चार्ट दिए हुए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसका तुमको याद करो, मैंने कुछ तरीका बताया था क्या, कि सबसे ज्यादा क्या है हमारी अर्थ पे, पानी है मैम, पानी में कौन रहता है, फिशेज रहती है, तो इस पाई चार्ट में भी सबसे ज्यादा ए वाला पोर्शन में कौन आएगा, फिशेज आएंगी, ठीक है। उसके बाद फिशेज ने कौन सी डिग्री ली, MBA होता है, पर यहाँ पे नई डिग्री है, क्या नाम है, MBRA। तो देखो M है, B है, R है और A क्या बचा तुम्हारा, एम्फीबिया, ठीक है, या एम्फीबियन,
ठीक है, याद रहेगा। चलो तो देखते हैं, नेम द अनलेबल ए एंड बी ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट शोइंग द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टैक्सा। लो, पहला है फिशेस, दूसरा है एम्फीबियन। अभी तो याद किया, क्या है जिंगल, फिशेस ने किया कौन सी डिग्री, फिशेस ने की MBRA, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपैंड। अब एक्सपैंड करें, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इलस्ट्रेशन में, ये सीधे का सीधा जाएगा सेक्शन ए के क्वेश्चन, एक एक इलस्ट्रेशन का एक एक मार्क रहेगा, मतलब ये सेक्शन ए का 2 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो बताओ IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा मैप, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। जनरली ये दोनों लिखे रहते हैं इस चैप्टर में, तो पर तुम इतना ध्यान नहीं देते हो, बट जितने भी तुम्हारे टर्म 2 के कोर्स में जितने भी शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, जैसे PCR हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया, जो भी कुछ लिखा हो, GAC हो गया, तो सबका सब याद करना है। क्यों याद करना है, सबका सब एक्सपेंशन में जाएगा। ये पिछले के पिछले साल आए थे एक्सपैंड करने के लिए, और वो जनरली एक्सपैंड करने के लिए ना बहुत रेयर चीजें दे देते हैं, जैसे 3 मार्क का में देंगे तो एक एलाइजा दे देंगे, वो तुमको आता है, PCR दे देंगे, और इन दोनों में से कुछ एक दे देंगे। अब तुम हो जाओगे कंफ्यूज, और जहां 3 मार्क मिलने चाहिए थे वहां 1 ही मार्क लेके आओगे या 2 ही मार्क लेके आओगे, पर हमको आधे आधे मार्क की लड़ाई करनी है। तो हर जितने भी शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, हर चीज जो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, सबकी सब इंपॉर्टेंट है, सब याद करके जाना है, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अबाउट 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिट फिश। अरे जैसे ही चिचलिट फिश याद आ गया, कौन सी लेक आ गई, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक जैसे याद आ गई तो क्या हुआ था, वहां भी एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हुआ था। याद करो कौन सी स्पीशीज आई थी, तो देखो जरा आंसर देखो, तो नाइल पर्च आई थी, ठीक है, सब याद आ गया। एक चिचलिट फिश, कौन सी लेक, विक्टोरिया लेक। कहाँ से आया था, एक बाहर से फिश आई थी जिसका नाम नाइल पर्च था। वो क्या थी, कॉम्पिटिटर थी और ज्यादा बेटरली सर्वाइव कर रही थी। तो वहाँ की जो लोकल फिशेस थी, कौन सी, जो 200 स्पीशीज थी चिचलिट फिश की, वो क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई। क्यों, क्योंकि वापस एलियन स्पीशीज का क्या हो गया, इन्वेजन हो गया, ठीक। चलो आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अबाउट 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिट फिश बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर फिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका। नेम द इन्वेजिव फिश। तो वापस क्या है, नाइल पर्च इज द इन्वेजिव फिश इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया। अब ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे बुक में बहुत बार मेंशन किया हो गया है, और तुम पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, सैंपल पेपर देख लो, हर पेपर में हर दूसरे या तीसरे साल में इस क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछते हैं। मतलब उनको इतना प्यार है इस नाइल पर्च से कि हर दूसरे या तीसरे साल में एक क्वेश्चन तो थ्रो होता ही है। वापस बड़ा नहीं है, 1 मार्क में ही जाएगा, पर 1 मार्क से ही तुम्हारा स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, What are hot spots? तो वापस स्टार मार्क करो। क्यों मैम, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है, ये इस साल भी तुमको पेपर में कहीं ना कहीं पेपर में किसी एक कोने में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी। अब या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे डिफाइन हॉट स्पॉट्स या व्हाट आर हॉट स्पॉट जैसे क्वेश्चन ने पूछा है, या फिर क्या करेंगे, वो पूरा उसका आधे डेफिनेशन दे के रखेंगे, फिर पूछेंगे बताओ इसको क्या बोलते हैं और कुछ हॉटस्पॉट्स के नाम बताओ जो इंडिया में मिलते हैं। फिर उसी का रिलेटेड एक और क्वेश्चन, बताओ कितने हॉटस्पॉट्स है पूरे दुनिया में, तो तुम बोलोगे 36, उसमें से इंडिया में कितने मिलते हैं, तो बोलोगे 4 मिलते हैं, बताओ रीजन्स के नाम बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है ये जाएगा सेक्शन ए या सेक्शन बी में। चांसेस ज्यादा है कि सेक्शन बी में जाए, पर सिर्फ अकेला हॉटस्पॉट नहीं पूछेंगे, उसके सब पार्ट्स रहेंगे। मतलब अगर ये हॉटस्पॉट का क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क में जाएगा और बचा हुआ 2 मार्क कुछ और पूछ लेंगे, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। हॉटस्पॉट्स आर द प्रायोरिटी रीजन ऑफ कंजर्वेशन दैट आर एक्सट्रीमली रिच इन स्पीशीज दैट हैव हाई एंडेमिज्म एंड आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। तो ये एज इट इज डेफिनेशन को याद करना है। मतलब क्या हुआ मैम डेफिनेशन का, वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर रीजन जहां पे तुमको बहुत ज्यादा वैरायटी मिल रही है, डाइवर्सिटी मिल रही है, किसकी, स्पीशीज की। किस टाइप की स्पीशीज की डाइवर्सिटी मिल रही है, जो खतरे में है, एंडेंजर्ड है, ठीक है, और एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, और वो स्पीशीज उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। कि वो लिखा है ना एंडेमिज्म, मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, एंडेमिक स्पीशीज है, उस रीजन के बाहर कहीं और मिलेगी नहीं, ठीक है। जैसे देखो ये जो मैप दिख रहा है तुमको, ये वर्ल्ड मैप है, तो जितना भी ये रेड में मार्क है ना, ये सब क्या है, तुम्हारे हॉट स्पॉट्स है, मतलब वहां की स्पीशीज तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। मूव करें तो बताओ जल्दी कौन कौन से 4 हॉट स्पॉट्स है इंडिया में जो मिल रहे हैं।
नहीं याद आ रहा? पहला वाला है इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। दूसरा वाला है द ग्रेटन हिमालयास। तीसरा कौन सा है? जो तुम्हारा सुंडालैंड्स है, ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार आता है। और आखिरी वाला कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स। तो ये तो फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। वापस अब बोलोगे मैम ये चारों के हॉटस्पॉट्स लिख के आने? हाँ, लिख के आ जाओ। क्यों? सेफर साइड रहना है अपन को। क्या पता एग्जाम्पल में उन्होंने मार्किंग स्कीम में 2 हॉटस्पॉट या 1 हॉटस्पॉट का आंसर मेंशन किया गया हो, तो हम क्या करेंगे, इतना तो लिखेंगे, साथ में 4 हॉटस्पॉट भी आंसर में लिख के आएंगे, ठीक है। वापस बोल रही हूं बार बार, बायो में डायग्राम पूछे या ना पूछे हम बना के आएंगे। सिमिलरली एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे हम लिख के आएंगे, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली पूछा बताओ क्रायो प्रिजर्वेशन ऐसे स्पेशल क्या किया? तो लिक्विड नाइट्रोजन में -196, कुछ बुक्स में 197 डिग्री में क्या किया? सेव कर लिया, कंजर्व कर लिया। ऐसा कंजर्व कर लिया कि उसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? रुक गया। पर अभी भी वो क्या है? पोटेंट है। पोटेंट है मतलब वापस उससे वो पूरा फंक्शनली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उससे तुम न्यू प्लांटलेट अगर सीड सेव कर रहे हो, तो अगर सेल सेव करे तो वो अपना सेल डिवीजन कर सकता है, ठीक है। तो अभी भी उसके अंदर फुल पोटेंसी है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उससे हम कौन सी चीजें सेव कर रहे हैं? हम या तो सीड्स या तो गैमीट सेव कर रहे हैं, या तो हम पार्ट्स ऑफ प्लांट सेव कर रहे हैं, ऐसे प्लांट जो एंडेंजर्ड है, या ऐसे सेल्स ऑफ उस एनिमल्स के जो क्या है? एंडेंजर्ड है, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। गैमीट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज बोला था ना, गैमीट्स, ठीक है। तो गैमीट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन। तो वायबल मतलब अभी भी पोटेंसी रखते हैं, फर्टाइल कंडीशन मतलब जो अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, सेल डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली क्रायो प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन है, फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेम एनी 2 थ्रेटेंड एनिमल स्पीशीज ऑफ इंडिया। वो पूछ रहे बताओ 2 ऐसे थ्रेटेंड एनिमल जो कगार में है, मतलब एकदम डेंजर जोन में घूम रहे हैं। तो देखो कौन कौन सा है? एक है स्वैम्प डियर, ठीक है, और दूसरा है ग्रेट इंडियन राइनोसोरस। तो ये जो तुम्हारे 2 पिक्चर दिए हुए हैं, किसके? इन्हीं दोनों के दिए हुए हैं। तो ये क्या किसके अंडर आते हैं? थ्रेटेंड एनिमल स्पीशीज के अंडर याद रखना है। तो क्या क्या याद रखे मैम? बेसिकली 2 थ्रेटेंड एनिमल स्पीशीज याद रखो, 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज याद रखो, और 2 एक्सटिंक्ट याद रखो। इतना 3 कैटेगरी के 2 एग्जाम्पल याद रखो, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आंसर तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, मेंशन 1 एप्लीकेशन ऑफ पोलन बैंक। लो, पोलन बैंक मतलब क्या कर रहे हैं? वहां भी सेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोलन सेव कर रहे हैं। तो किस कंडीशन में सेव कर रहे हैं? वैसे वही वापस जो थोड़ी देर पहले क्रायो प्रिजर्वेशन में पढ़ा था, फर्टाइल एंड पोटेंट कंडीशन, ताकि वो आगे क्या कर सके? हम यूज कर सके। क्यों सेव कर रहे हैं पोलन? क्योंकि ऐसे हम स्पीशीज को बचाने का तरीका, एडेंट पोलन क्या है? गैमीट है। तो गैमीट को सेव किससे करोगे? क्रायो प्रिजर्वेशन से। देखो जरा, हाउ आर पोलन स्टोर इन अ बैंक। तो पोलन बैंक कैन बी यूज्ड टू स्टोर पोलन ग्रेन लाइक सीड बैंक। वापस पोलन क्या हुए? गैमीट्स हुए। गैमीट्स का किससे स्टोर करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 या 197 डिग्री सेल्सियस में। किस कंडीशन में? ताकि वो अपनी पोटेंसी ऑफ फर्टिलिटी मेंटेन रखे। देखो, स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड इन पोलन ब्रीडिंग प्रोग्राम। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री सेल्सियस फॉर मेनी ईयर। याद रखना है, एकदम ईजी है, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, नेम 2 मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन ऑफ इंडिया। इसी को पूछने का दूसरा तरीका, मेंशन 2 हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा था 4 हॉटस्पॉट्स है, कौन कौन से? पहला वाला क्या है? वेस्टर्न घाट्स। दूसरा वाला कौन सा है? हिमालयास। तीसरा वाला कौन सा है? इंडो बर्मा रीजन। और आखिरी वाला कौन सा है? सुंडालैंड, बेसिकली अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो देख लो कोई भी। द 2 मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स ऑफ इंडिया आर वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न हिमालयास। ईस्टर्न हिमालयास जरूर बोलना, याद रखना। क्यों? क्योंकि बोलोगे मैम ये हिमालयस तो यहां तक एक्सटेंडेड है, पर वो उसको हम इंडो बर्मा रीजन में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालयास बोलना मत भूलना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 20, नेम एनी 2 कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। चलो बताओ, इन सिटू मतलब क्या और एक्स सिटू मतलब क्या? इन सिटू मतलब वहीं पे कंजर्व करना है, जहां पे एनिमल मिलता है नेचुरली। बताओ एनिमल कहाँ मिलता है मैम? जंगल में मिलता है। तो अगर जंगल को ही हमने कंजर्व कर दिया तो उसको बड़े एरिया में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेशनल पार्क, या क्या बोलेंगे हम? बड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। या फिर सेंचुरीज भी इसी के अंडर आता है, ठीक है। सेंचुरी का एरिया छोटा हो जाता है। और यही चीज देखो, ऐसा याद रखना है,
इन सीटू में जानवर अपने हैबिटेट में रहेंगे और हम ऐसे केज वाली डब्बी नहीं, हम केज वाले डब्बे जो वैन्स होती है उसके अंदर बैठ के एनिमल्स को देखने जाएंगे। और एक्स-C2 में क्या होगा, वो केज के अंदर रहेंगे, जैसे जू हो गया है ना, जूलॉजिकल पार्क, और हम बाहर आराम से घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, एक्स-C2। अच्छा, एक्स-C2 की जरूरत क्यों पड़ गई मैम? क्योंकि जो लोग को थोड़ी ना सेव कर रहे हैं। ओके, जो एनिमल उस इन सीटू में सपोज करो डैमेज हो गया या उनको कुछ घाव लग गया है, नहीं उनका ब्रीडिंग नहीं हो पा रहा है, तो हमने क्या किया, उनके एरिया से निकाला, थोड़ा बाहर रखा, कंजर्व किया, उनका पूरा देखभाल की, फिर जब लगा कि नहीं आप ठीक हो चुके तो वापस उठा के कहाँ भेज दिया, उनके नेचुरल हैबिटेट में, इन सीटू में। ठीक है, तो एक्स-C2 क्या है, ऐसी मेथड, ऐसी टेक्निक जहाँ पे हम उनके हैबिटेट से निकालते हैं, उनका जो भी मेडिकल कंडीशन जो भी है, ब्रीडिंग कंडीशन जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको सॉल्व करते हैं, कुछ टाइम के लिए रखते हैं अपने पास और वापस इन सीटू में छोड़ देते हैं। तो इन सीटू मतलब उसी जगह पे, एक्स-C2 मतलब वहां से निकाल के एक्सटर्नली दूसरी जगह पे लेके आए। तो एग्जाम्पल देखो, बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क, जिसको शॉर्टकट में जू बोलते हैं, आर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्स-C2 कंजर्वेशन। याद रहेगा, इन सीटू अगर यही क्वेश्चन होता तो क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद हॉटस्पॉट भी वही है, और एक और कौन सा, सेंचुरीज। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। What do you mean by vulnerable species? तो देखो, तुमको 4 स्पीशीज याद करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड, और ये चौथा वाला कैटेगरी जिसका नाम क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज, मतलब वो वल्नरेबल है, डेंजर में है। देखो जरा, स्पीशीज दैट आर बिलीव टू मूव इनटू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज शॉर्टली इफ द कैजुअल फैक्टर कंटिन्यू ऑपरेटिंग आर कॉल्ड वल्नरेबल स्पीशीज। देखो, एक कैटेगरी तो जो ऑलरेडी एक है जो गायब हो गई, जिसका नाम क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, गायब हो गई, अब है ही नहीं। दूसरी जो गायब होने के कगार पे है, जिसको क्या बोलेंगे हम, एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, मतलब गायब होने के कगार पे, तो उसको तो सबसे पहले बचाना है, नहीं तो कुछ टाइम बाद एक्सटिंक्ट में लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब एक स्पीशीज है जो इस एंडेंजर्ड, गायब होने वाले कगार वाली कैटेगरी में आने वाली है, तो उसको क्या बोलेंगे, वल्नरेबल स्पीशीज। ठीक है, और एक है ऐसी स्पीशीज जो खतरे में है, जो आ सकती है वल्नरेबल स्पीशीज वाली कैटेगरी में, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पेंगुइन्स है तो वो कौन सी कैटेगरी में अभी है, वो है तुम्हारी वल्नरेबल स्पीशीज में। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुए और ग्लोबल वार्मिंग हुई और तुमने पॉल्यूशन किया, तुमने मतलब ह्यूमन ने किया, तो हो क्या जाएगा, इस सारी चीजों के कारण वो कौन सी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगी, एंडेंजर्ड स्पीशीज वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगी। इतना क्लियर है? मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। नेम द नेशनल पार्क फॉर राइनोसोर्स एंड लायन इन इंडिया रिस्पेक्टिवली। वापस मैंने बोला है 2 नेशनल पार्क, तो तुम्हें क्या क्या बेसिकली याद करना है। पहले तुम्हें 2 एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम याद करने हैं, दूसरा तुमको 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम याद करने हैं। ठीक है, तीसरा तुमको वल्नरेबल स्पीशीज के नेम याद करने हैं, चौथा तुमको 2 थ्रेटेंड स्पीशीज के नाम याद करने हैं। उसके बाद कोई भी 2 नेशनल पार्क्स याद करने हैं, क्या पता पूछ लें। उसके बाद 2 सेंचुरीज याद करनी है, और बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर या हॉटस्पॉट्स तो चारों के चारों ही याद करने कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से कौन से क्वेश्चन है, इनके बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में। वापस राइनोसॉर्स को याद रखना है क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है, तो बताओ नेशनल पार्क का नाम, जो क्या, अब देखो, अब बोलोगे मैम इतने सारे कौन से याद करें, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं स्पेसिफिकली, उन्हीं को याद करो, उन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नेम द स्पीशीज, ओके, नेम द नेशनल पार्क फॉर राइनोसोरस एंड लायंस इन इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो तुम्हारा कौन सा हुआ, नेशनल पार्क फॉर राइनोसोरस इज काजीरंगा नेशनल पार्क, और अलायंस के लिए है गिर नेशनल पार्क रिस्पेक्टिवली। याद रखना है दोनों का जो नाम है वो मेंशन्ड है तुम्हारी बुक में, तो मैं एज इट इज याद करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला जो कैटेगरी है वो होता है खत्म। अगले क्लास में हम मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप वाली सीरीज में। तब तक जितना भी पुराना बच गया है सब पढ़ लेना। क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओ, जैसे ही होम पेज पे जाओगे तुम्हें अपनी क्लास चूज करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं टर्म 2 के अकॉर्डिंग वो चूज करना है, और बस पढ़ना शुरू करना है। बने रहना है मेरे साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो अगली क्लास में ये वाला सेक्शन खत्म करके आना, क्योंकि बहुत जल्द मैं क्या लेके आ रही हूँ, प्रीवियसली क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।